नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस की बात किया था और इस बात को समझने की कोशिश की गई थी कि सेल के अंदर में, बैटरी के अंदर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कैसे होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। और हम लोगों ने डिफरेंट सेल्स अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हों या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हों तो वो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना ऑफर करेंगे और उनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने लिखा था। आज हम लोग सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। तो किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के एनालिसिस के आधार पर दो लॉज दिए जो किरचॉफ्स लॉज के नाम से जाना जाता है। पहला जो लॉ है इसको जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट लॉ, दोनों नामों से इसको हम लोग जानते हैं। किरचॉफ करंट लॉ, जिसको कि शॉर्ट में केसीएल लिखते हैं या इसी को कहते हैं किरचॉफ जंक्शन रूल। ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी जंक्शन पर, जंक्शन कहते हैं जहां दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स मिलें। वैसे जंक्शन होने के लिए बहुत जगह पर आप देखिएगा मिनिमम 3 सर्किट एलिमेंट्स को मिलना चाहिए और अगर 2 मिलता है, मतलब एक से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट अगर मिलता है, 2 मिलता है तो उसको नोड यूजुअली बोलते हैं। बट जंक्शन और नोड में भी ये जो बारीक सा फ़र्क है उसको आजकल हम लोग अवॉइड करते हैं और सबको जंक्शन ही बोलते हैं। तो जंक्शन रूल कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी गिवन जंक्शन पर मतलब जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स एक साथ मिलते हों। जैसे अगर ऐसा कोई पॉइंट है किसी सर्किट में जहाँ 2 से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स मिल रहे हों तो ये एक जंक्शन हो जाएगा। तो किरचॉफ का करंट लॉ या किरचॉफ जंक्शन रूल कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी गिवन जंक्शन पर इलेक्ट्रिक करंट्स का अलजेब्राइक सम 0 होता है। What do we mean by the algebraic sum of electric currents at a junction? अगर इस जंक्शन के ओर आने वाले करंट को पॉजिटिव लेंगे तो जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को निगेटिव लेंगे। आप उल्टा भी कर सकते हैं, ये जस्ट कन्वेंशन आपको डिसाइड करना है। आप जंक्शन की ओर आने वाले करंट को अगर निगेटिव लेंगे तो जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जनरली हम लोग जंक्शन के ओर आने वाले करंट को पॉजिटिव लेते हैं और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को निगेटिव लेते हैं। तो सपोज कीजिए I1 करंट जंक्शन की ओर आ रहा है और I2 और I3 जंक्शन से दूर जा रहा है, तो इस जंक्शन पर करंट्स का अलजेब्राइक सम हो जाएगा। I1 को पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे बिकॉज ये जंक्शन की ओर आ रहा है, और इन दोनों को निगेटिव साइन के साथ लेंगे तो प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हो गया कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी गिवन जंक्शन पर सेकंड जितना करंट आएगा
उस जंक्शन से पर सेकेंड उतना ही करंट को दूर भी जाना पड़ेगा। टोटल करंट रीचिंग a given junction of an electrical circuit is equal to total current going away from that junction of given electrical circuit in same time. So I1 is equal to I2 plus I3 और इसी को हम लोग अलजेब्राइक फॉर्म में लिखते हैं समेशन ओवर जे आई जे इज इक्वल टू 0। मतलब जे को अगर बारी बारी से 1 2 3 लेते चले जाए तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 0 विथ द कॉन्वेंशन कि जंक्शन के ओर आने वाले करंट को पॉजिटिव लेंगे और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को निगेटिव लेंगे। तो इसको कहते हैं किरचॉफ का करंट लॉ या किरचॉफ का जंक्शन रूल। ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल के आधार पर समझ सकते हैं। ये होता है चार्ज कंजर्व्ड रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो उसके कारण क्या होगा, करंट का मतलब क्या, करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। आप निगेटिव चार्ज जंक्शन से अगर दूर जा रहा है तो करंट जंक्शन की ओर आएगा, या उसी को इक्विवेलेंटली आप कह सकते हैं कि जंक्शन की ओर कुछ करंट आ रहा है, इसका मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर सेकेंड जंक्शन पर पहुंच रहा है, और ये करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस वाले ब्रांच से जंक्शन से दूर जा रहा है पर सेकेंड, और इस वाले जंक्शन से भी दूर जा रहा है। तो इस वाले जंक्शन पर सेकेंड जितना चार्ज आएगा पर सेकेंड उतना ही चार्ज इस जंक्शन से दूर भी जाएगा। क्यों, जंक्शन इज जस्ट लाइक अ पॉइंट। तो इस जंक्शन का कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट 0 है, और हम ये एज्यूम करते हैं कि जंक्शन पर जहां पर 2 3 4 सर्किट एलिमेंट्स मिलते हैं इट इज जस्ट अ पॉइंट, और जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, जंक्शन पर चार्ज जमा नहीं हो सकता है। तो जब जंक्शन पर चार्ज जमा नहीं हो सकता तो जितना चार्ज पर सेकेंड जंक्शन पर पहुंच रहा है, अगर उससे कम चार्ज पर सेकेंड जंक्शन से दूर जा रहा है और जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट हो नहीं सकता, तो बाकी चार्ज गया कहाँ, क्या डिस्ट्रॉय हो गया? तो चार्ज तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता। तो हर हालत में पर सेकेंड जितना चार्ज जंक्शन पर पहुंचेगा पर सेकेंड उतने ही चार्ज को जंक्शन से दूर भी जाना पड़ेगा। उसी तरह से पर सेकेंड जितना चार्ज जंक्शन पर पहुंच रहा है, अगर उससे ज़्यादा चार्ज पर सेकेंड जंक्शन से दूर जा रहा है तो जंक्शन पर पहले से कोई चार्ज जमा था नहीं। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है और चार्ज क्रिएट हो नहीं सकती, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो जंक्शन पर चार्ज क्रिएट हुआ नहीं होगा, तो फिर जितना चार्ज आया उससे ज़्यादा चार्ज जंक्शन से दूर जा कैसे सकता है? तो हर हालत में इस फैक्ट के कारण कि जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता और चार्ज कंजर्व्ड रहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसकी वजह से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी जंक्शन पर सेकेंड जितना चार्ज आएगा पर सेकेंड उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर भी जाएगा, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी जंक्शन पर करंट्स का अलजेब्राइक सम 0 होगा। सो दिस इज अ कंसेक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसेक्वेंस है ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसको करंट लॉ या जंक्शन रूल बोलते हैं। दूसरा जो लॉ है किरचॉफ का, उसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ
या किरचॉफ्स लूप रूल भी बोलते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप रूल भी बोलते हैं उसको। वो क्या है? दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, इसको शॉर्ट में केवीएल भी बोलते हैं या इसी को बोलते हैं किरचॉफ लूप रूल। लूप रूल, अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सर्किट कहने का मतलब कि बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हों इस तरह से कि कुछ क्लोज लूप्स, कुछ क्लोज्ड पाथ्स बन जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर कोई रेजिस्टेंस है R1, यहां पर कोई सेल है इस तरीके का, इस वाले ब्रांच में भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक सेल है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस और एक सेल है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। अब ये जो सर्किट है इसमें लूप्स 3 बन रहे हैं। क्लोज लूप्स कितने बन रहे हैं? क्लोज पाथ्स कितने बन रहे हैं? 3। एक ये, आप यहां से चलें और बिना किसी ब्रेक के फिर यहां पहुंच जाएं। एक ये और एक पूरा। तो इस वाले सर्किट में क्लोज लूप्स 3 बन रहे हैं। एक और टर्म यूज होता है मेश। तो द सिंपलेस्ट पॉसिबल लूप, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लूप which cannot further be subdivided into still smaller loops is called mesh। वैसा सिंपलर लूप, वैसा स्मॉलेस्ट पॉसिबल लूप जो अपने से ज्यादा छोटे लूप्स में फिर सब डिवाइड नहीं हो सकता, वो मेश कहलाता है। जैसे ये एक मेश है, ये एक मेश है, लेकिन अगर इस पूरे को लेंगे तो वो लूप तो है लेकिन मेश नहीं है। तो हर मेश को लूप बोल सकते हैं, बट हर लूप मेश नहीं है। किसी भी क्लोज्ड पाथ को हम लूप बोल सकते हैं, बट वैसा क्लोज्ड पाथ जो स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट पॉसिबल हो, जो अपने से ज्यादा छोटे और सिंपलर क्लोज्ड पाथ्स में को मिला करके नहीं बना हो, वो मेश कहलाता है। तो आप किसी भी अगर लूप में एक बार घूम जाएंगे, ये क्या कहता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, अगर ऐसा है तो आप किसी भी क्लोज लूप में एक बार घूम जाइए, यहां से घूमना शुरू कीजिए और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको जैसे मन करे वैसे घूमिए। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप इस लूप में घूम सकते हैं ऐसे, यहां से यहां जाइए, यहां आइए, यहां आइए, और ऐसे घूमते घूमते जहां से शुरू किए थे फिर वहीं पहुंच जाइए। या इसमें घूम सकते हैं या पूरे लूप में ऐसे घूम सकते हैं, जैसे मन करे। कोई भी एक क्लोज्ड लूप में आप पूरी तरह से घूम जाइए, जहां से घूमना शुरू कीजिए वो सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर जाते 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 और फिर जहां से शुरू किए थे अल्टीमेटली फिर वहीं पहुंच जाइए। और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको जैसे घूमने का मन करे वैसे घूमिए। तो ऐसा करने में इनकम्प्लीट ट्रावर्सल ऑफ ए क्लोज्ड लूप, जो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलेंगे, उनका अलजेब्राइक सम 0 होगा। The algebraic sum of potential differences encountered across या between different points in complete traversal of a closed loop
इज ऑलवेज जीरो। इसी को कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब जैसे मान लीजिए इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I1 करंट जा रहा है, और इसमें इधर से I2 आ रहा है, और इधर से कुछ करंट आ रहा है। आप ये मान लीजिए कि इधर से I2 और इधर से I1 माइनस I2 ऐसा कुछ आ रहा है, दोनों मिलकर के यहाँ पर I1 बन जाएगा। तो एक बार इस वाले क्लोज लूप में आप पूरी तरह से घूम जाइए और यहां से घूमना शुरू कीजिए। अब इसमें दो कन्वेंशंस होती है। आप चाहिए तो इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल में से फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे यहां से यहां जा रहे हैं तो यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, फिर यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, फिर यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, फिर यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, फिर यहां से यहां के बीच का लिखिए, फिर यहां से यहां के बीच का लिखिए, और सबका सम जीरो कर दीजिए। या उल्टा भी कर सकते हैं, आप फाइनल माइनस इनिशियल भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यूजुअली क्या किया करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे। अब देखिए लॉजिक क्या होगा, अगर इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हैं तो करंट तो फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां का पोटेंशियल कम होगा। और इनिशियल माइनस फाइनल अगर लिखेंगे तो यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, तो IR ड्रॉप पॉजिटिव होगा, तो यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा प्लस I1 R1। और अगर आपके घूमने के दरमियान सेल का, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल जाए तो उसके टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव साइन के साथ लिखिए। और अगर घूमने के दरमियान निगेटिव टर्मिनल पहले मिल जाए तो उसके टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस को निगेटिव साइन के साथ लिखिए। क्यों, आप यहां से यहां जा रहे हैं तो ये ज्यादा पोटेंशियल पर है, ये कम पोटेंशियल पर है, तो यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। तो आप अगर ऐसे घूम रहे हैं तो आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला तो इसके टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव साइन के साथ लिख दीजिए। फिर आप यहां से यहां जाइएगा तो IR ड्रॉप पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस I2 R6 हो जाएगा। फिर यहां से यहां आइएगा तो प्लस I1 R7 हो जाएगा। फिर यहां से यहां जाइएगा तो प्लस I1 R8 हो जाएगा। निगेटिव टर्मिनल पहले मिल गया तो माइनस E3 हो जाएगा। और ऐसा करते करते जहां से शुरू किए थे फिर वहीं पहुंच गए तो सबका सम जीरो हो जाएगा। इसको कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कि आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी लूप में एक बार कंप्लीटली घूम जाएं तो घूमने के दरमियान डिफरेंट पॉइंट्स के बीच मिले हुए पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जीरो होगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, हम लोगों ने यहां पर इनिशियल माइनस फाइनल लिखा है, और जब आप इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे तो करंट के डायरेक्शन में IR ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में IR ड्रॉप निगेटिव लेंगे। घूमने के दरमियान बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल जाए तो उसके टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और घूमने के दरमियान बैटरी का निगेटिव टर्मिनल अगर पहले मिल जाए तो उसके टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। लेकिन अगर आप उल्टा करेंगे तो दोनों कन्वेंशन उलट जाएगी। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो करंट के डायरेक्शन में IR ड्रॉप निगेटिव हो जाएगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिलेगा तो उसके टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। अल्टीमेटली रिजल्ट यही आना है। ये लिखने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हम लोग इस तरीके को फॉलो करेंगे, ऑलवेज इनिशियल माइनस फाइनल लिखा करेंगे। और अपनी एक आदत बना लेनी है कि करंट के डायरेक्शन में IR ड्रॉप पॉजिटिव लेना है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में IR ड्रॉप निगेटिव लेना है। घूमने के दरमियान अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल जाए तो उसके टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे,
और अगर निगेटिव टर्मिनल पहले मिल जाए तो उसके टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे और ऐसा करते चले जाइए और घूमने के दरमियान दो पॉइंट्स के बीच जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता चला जाएगा। ऐसा करते करते जहां से घूमना शुरू किए थे फिर वहीं पहुंच जाइए और आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे मन करे वैसे घूमिए। तो एक बार कंप्लीटली घूम जाने में डिफरेंट पॉइंट्स के बीच मिले हुए पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम 0 होगा। इसको किरचॉफ का लूप लॉ कहते हैं या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है इसको भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, इट इज ए कंसेक्वेंस ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ कंसेक्वेंस ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? आपको पता है कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड का लाइन इंटीग्रल ओवर ए राउंड ट्रिप 0 होता है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है तो इंटीग्रल E डॉट dl ओवर ए राउंड ट्रिप ये 0 होगा। अब अगर हम लोग चार्ज Q को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक बार कंप्लीटली यहां से यहां ले जाएं, 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 तो क्या होगा? यहां से यहां ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा? चार्ज इनटू इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q टाइम्स यहां से यहां के बीच का डिफरेंस प्लस Q टाइम्स यहां से यहां के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस Q टाइम्स यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस Q टाइम्स यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस Q टाइम्स यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और दैट विल गिव अस व्हाट? अब यहां से यहां अगर ले जाते हैं या इवन dl डिस्टेंस आगे ले जाते हैं तो dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dl पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और Q चार्ज को ले जा रहे हैं तो Q टाइम्स माइनस E डॉट dl माइनस E डॉट dl, और ऐसे करते करते जहां से चले वहां से फिर वहीं पर पहुंचा दिए। तो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? आप यहां से चले और फिर यहीं आ गए तो फाइनल पोटेंशियल वही हो गया जो इनिशियल है, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा किया गया वर्क राउंड ट्रिप में 0 हो जाएगा, सो इट शुड बी 0 एंड दिस विल गिव यू दिस इज नॉट 0, सो अल्टीमेटली E डॉट dl हैज टू बी 0। तो हर हालत में एक बार कंप्लीटली अगर आप क्लोज्ड लूप में घूमेंगे तो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच मिले हुए पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्राइक सम ऑलवेज 0 मिलेगा, ऑलवेज 0 मिलेगा। एक सवाल कभी कभी आता है, एक चीज होती है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? और कहा जाता है कि किरचॉफ का लॉ लगा करके व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड होने का कंडीशन निकाले। व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड होने का कंडीशन निकाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर दैट what a Wheatstone bridge is, what is called a Wheatstone bridge। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है,
ये 4 रेजिस्टेंसेस का एक नेटवर्क होता है। ऐसे 4 रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क, जो चारों रेजिस्टेंसेस एक साथ मिल करके एक क्वाड्रेंगल फॉर्म करते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। ये चारों रेजिस्टेंसेस मिलकर के क्वाड्रेंगल फॉर्म करते हैं। इसका रेजिस्टेंस है P, इसका रेजिस्टेंस है Q, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R और इसका रेजिस्टेंस है S। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच, अगर इसको A और B कहें, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ सकते हैं या एक रेजिस्टेंस भी जोड़ सकते हैं। कुछ भी, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ही जोड़ देते हैं। ऐसा यूजुअली यहां पर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, but it does not make any difference whether you put a galvanometer here or a resistance here। तो इस तरह का 4 रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क, ये 4 रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क जो चारों मिलकर के क्वाड्रेंगल बना रहा है, इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? तो इसका इस्तेमाल किसी अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस के वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए करते हैं। ये जो रेजिस्टेंसेस हैं P एंड Q, रेजिस्टेंसेस P एंड Q आर कॉल्ड रेशियो आर्म्स। इनको रेशियो आर्म्स बोलते हैं। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस आर्म, रेजिस्टेंस आर्म। एंड S is unknown resistance, unknown resistance, unknown resistance। अब जैसे देखिए, मामला बहुत सिंपल है। मान लीजिए बैटरी ने टोटल करंट सप्लाई किया I। बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगा वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये सारे रेजिस्टेंसेज एक साथ मिलकर के बैटरी के टर्मिनल्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए ये बैटरी टोटल करंट सप्लाई किया I में से I1 चला गया इधर, तो जो बचेगा वो जाएगा इस वाले रेजिस्टेंस में, I माइनस I1। क्यों? यहां पर किरचॉफ का जंक्शन रूल लगाए। जितना करंट पर सेकेंड इस जंक्शन पर आएगा, उतना ही करंट जंक्शन से दूर भी जाएगा। तो I में से I1 अगर इधर चला गया, तो बचा I माइनस I1, वो सारा का सारा इधर चला जाएगा। I1 जो यहां आया, उसमें से मान लीजिए I2 चला गया इसमें, क्योंकि यहां के बाद उसको आगे बढ़ने के 2 रास्ते हैं। तो I2 अगर इसमें चला गया, तो जो बचेगा I1 माइनस I2 वो चला जाएगा इसमें। अब इधर से I2 और इधर से I माइनस I1, तो ये दोनों मिलकर के इसमें कितना चला जाएगा? I माइनस I1 प्लस I2, और इधर से I1 माइनस I2, तो ये दोनों मिलकर के I बन करके बैटरी को वापस हो जाएगा। तो इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने करवा लिया किरचॉफ का जंक्शन लॉ लगा करके। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्लोज लूप है, इस लूप में एक बार ऐसे घूम करके किरचॉफ का लूप लॉ लगा ले सकते हैं। यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। वैसे ही इस वाले लूप में लगा ले सकते हैं। और अगर ये करंट्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हों इस नेटवर्क में, और इन रेजिस्टेंसेस का वैल्यू ऐसा हो कि ये दोनों पॉइंट C और पॉइंट D अगर सेम पोटेंशियल पर आ जाए,
ये दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट जाएगा ही नहीं, करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर चले आएंगे तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो जो दो इक्वेशंस आप बनाएंगे किरचॉफ का लूप लॉ लगा करके, उन दोनों में I2 के जगह पर जहां जहां I2 है वहां वहां आप जीरो रख दीजिए और रेशियो ले लीजिए दोनों का। तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करने के बाद आप देखेंगे कि ऐसा आ जाएगा कि रेजिस्टेंस P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, या इसी का मतलब हो गया, दिस विल इंप्लाई कि रेजिस्टेंस P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। कहने का मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज के ये जो चारों रेजिस्टेंसेस हैं, इनके वैल्यूज अगर इस तरह से लिए गए हैं कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के वैल्यूज का रेशियो जितना होगा, इन दोनों के रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज का रेशियो अगर उतना ही हो, दिस रेसिस्टेंस बाई दिस रेसिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेसिस्टेंस बाई दिस रेसिस्टेंस, या दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा और उसी को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड होने का कंडीशन होता है कि दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस। अब देखिए क्या है, आप कहिएगा कि आप कैसे, आपने कहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम अननोन रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज को डिटरमिन कर सकते हैं, कैसे? तो आप एक ऐसा सर्किट बना लीजिए और इस वाले रजिस्टर के जगह पर आप एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दीजिए यहां पर, और ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपके नोन होंगे। सपोज कीजिए आप यहां भी 15 ओम डाल दिए और यहां भी 15 ओम डाल दिए, तो 15 ओम बाई 15 ओम, इन दोनों के रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज का रेशियो आ गया 1, ओके। और ये रेजिस्टेंस आपका अननोन है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच आप अपने अननोन रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, डाल दीजिए। और यहां पर अब अननोन रेजिस्टेंस आपका कितना है आपको पता नहीं है, अब यहां पर के रेजिस्टेंस को आप एक वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से चेंज करना शुरू कीजिए। तो इन दोनों का रेशियो अगर 1 है तो व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड होने के लिए इन दोनों के रेशियो को भी 1 होना पड़ेगा। तो अगर इस वाले रेजिस्टर का वैल्यू, इस वाले रेजिस्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू इसके रेजिस्टेंस से डिफरेंट रहेगा तो दिस बाई दिस 1 नहीं होगा, और तब गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में आप देखेंगे कि कुछ करंट फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन। और आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। तो अब एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा अगर इस रेजिस्टेंस को आप लिए, अभी जितना रेजिस्टेंस लिए यहां पर, देन दिस गैल्वेनोमीटर शोड सम डिफ्लेक्शन। मान लीजिए वो अपने सेंट्रल जीरो के राइट उसका इंडिकेटर शिफ्ट करता है, डिफ्लेक्ट होता है, और आप इस रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा बढ़ाइए तो और ज्यादा अगर राइट चला गया तो आप इसको घटाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा फाइन एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। और घटाते 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 जब इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे कि वो उसका डिफ्लेक्शन घटेगा, और एक सर्टेन वैल्यू के बराबर जब इस आर को लेंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, इट विल नॉट शो एनी करेंट। तो हम समझ जाएंगे कि इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ गए। और वो तभी संभव है जब इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो 1 हो गया। तो उस समय यहाँ पर जितना वैल्यू रेजिस्टेंस का लेने पर गैल्वेनोमीटर ने
जीरो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू किया, वही इस वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को लगा करके व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से आप किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। और कभी कभी जैसे मान लीजिए अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है और आपको कहा जाए, और यहां से यहां के बीच भी एक रेजिस्टेंस है, और आपको कहा जाए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप इन जो रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज दिए हुए हैं उससे आप देख सकते हैं कि इफ दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो पक्का है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो यहाँ से यहाँ के बीच जो भी रजिस्टर जुड़ेगा उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं। तो ये वाला रेजिस्टेंस सर्किट में रहे नहीं रहे, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो इसको शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे, इसको इसके जगह से हटा देंगे, हटा करके सोचेंगे ऐसा लग रहा है जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं। और जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, और इन दोनों के सीरीज का इक्विवेलेंट और इन दोनों के सीरीज का इक्विवेलेंट आपस में पैरेलल में आ जाएगा। जैसे अगर ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, तो 2R और 2R पैरेलल में हो जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट विल बी R। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए तो इट इज वेरी सिंपल टू डिटरमिन इट्स वैल्यू। ओके, अब बहुत बार अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया गया है और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाए, किसी गिवन पॉइंट पर का पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाए, उस सर्किट का दो गिवन पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, किसी गिवन ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट निकालने के लिए कहा जाए, जो भी पूछा जाए, तो जैसे मान लीजिए किसी सर्किट के दो गिवन पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही डिटरमिन करने के लिए आपको कहा गया, और अगर जिन दोनों पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करने के लिए कहा गया है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच जितने भी रेजिस्टर सर्किट में हैं वो अगर सिंपली सीरीज एंड पैरेलल में दिख जाते हैं तब तो अपने पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लगा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बहुत बार हमें ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहां पर जिन दो गिवन पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का निकालने के लिए कहा जाएगा, उन पॉइंट्स के बीच जो भी रेजिस्टर्स जुड़े हुए होंगे वो सिंपली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें दिखेंगे ही नहीं। सबसे पहली बात तो कि जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए तो आप पहला सवाल दिमाग में लाइए, किन पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक ही सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग अलग पॉइंट्स के बीच अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल अपने दिमाग में लाना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन विच पॉइंट्स, और कब, अगर जिन पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करना है उन पॉइंट्स के बीच अगर जो भी रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं सर्किट में वो सिंपली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो हमें इंटेलिजेंटली कुछ काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम किरचॉफ का लूप लॉ लगा करके, पहले तो जंक्शन लॉ लगा करके और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करवा दें, और लूप लॉ लगा करके डिफरेंट लूप्स में घूम घूम करके इक्वेशंस बना लें,
और उसके बाद जहां से जहां के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वहां से वहां के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को किसी एक रास्ते से जा करके वहां से वहां के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करें। जैसे अगर बैटरी ने जिन दोनों पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच हम लोग एक बैटरी जोड़ देंगे और मान लेंगे कि बैटरी ने टोटल आई करंट सप्लाई किया, तो उस आई करंट का डिवीजन हुआ होगा डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स में। तो जहां से जहां के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, अगर हम किसी तरह से किरचॉफ का लूप लॉ की मदद ले करके और कई इक्वेशंस बना लें, जितने लूप्स हैं उतने इक्वेशंस तो बना ही सकते हैं, और जंक्शन लॉ लगा करके टोटल करंट I1, I2 इनमें एक रिलेशनशिप लिख सकते हैं, और इन इक्वेशंस की मदद से I1, I2, I3 जितने भाग में वो करंट बटा है, सबको अगर इन टर्म्स ऑफ I हम किसी तरह से लिख सकें, और जिन पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी अगर किसी तरह से हम लिखने में कामयाब हो जाएं, तो फिर हम लोग ऐसा एक लॉजिक लगाएंगे कि मान लीजिए कि जितना भी रेजिस्टेंस यहां से यहां के बीच जुड़ा हुआ है, वो सब एक साथ मिलकर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट दे रहा है, जिनके बीच बैटरी को जुड़ा हुआ मान सकते हैं, और बैटरी ने टोटल करंट I सप्लाई किया और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V इज इक्वल टू I अपॉन R, I इंटू R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट विल बी V अपॉन I, और V को हम लिख लें इन टर्म्स ऑफ I, तो I और I कैंसल आउट कर जाएगा, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो बहुत बार हमें ऐसा काम करना पड़ सकता है अगर सीधे सीधे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस नहीं दिखेंगे तब। इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स हमें अपने दिमाग में रखना है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के साथ अपने को टैकल करना पड़ा, जिन पॉइंट्स के बीच सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है, उन पॉइंट्स के बीच अगर रेजिस्टेंसेज सिंपली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें नहीं दिख रहे हैं, तो और इसके अलावा there are so many loops in the circuit, there are so many batteries in the circuit, तो होगा क्या कि जब किरचॉफ का लूप रूल भी लगाना, लूप लॉ भी आप लगाना चाहेंगे, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी अगर आप लगाना चाहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कहां पर होगी कि इफ देयर आर सो मेनी सेल्स इन द सर्किट, हम एक सिंपल सर्किट कुछ ऐसा ले लेते हैं, यहां पर एक स्टैंडर्ड सर्किट लेते हैं, यहां पर एक 21 वोल्ट की बैटरी है और यहां पर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर यहां 4 ओम का रेजिस्टेंस है। एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लेकर के जस्ट मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस बात को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज अ 5 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज 8 ओम रेजिस्टेंस and one another branch is here, a 2 volt battery is here and 16 ohm resistance is here. तो अब इसमें देखिए तो कई सारे लूप्स हैं, देयर आर मोर देन 1 बैटरीज। तो अब ये बैटरी भी कुछ करंट सप्लाई करेगा, ये बैटरी भी कुछ करंट सप्लाई करेगा, ये बैटरी भी कुछ करंट सप्लाई करेगा। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करवाने में आपको कंफ्यूजन हो जा सकता है।
अगर आप किरचॉफ का जंक्शन रूल लगा करके और ये निकालना चाहेंगे, सपोज कीजिए इस बैटरी ने I1 करंट सप्लाई कर दिया, इसने I2 करंट सप्लाई कर दिया, इसने I3 करंट सप्लाई कर दिया, तो ये वाला करंट भी यहाँ आएगा, ये वाला करंट भी यहाँ आएगा और ये वाला करंट भी यहाँ आएगा। अब आप कहते हैं कि ये सारा का सारा करंट अगर इधर चला जाएगा तो फिर अगर इधर से I2 गया है तो इधर से तो I2 ही लौटना चाहिए। तो मान लीजिए कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इधर गया, उसमें से I2 लौट गया, तो यहां पर अब कितना बच गया, I2 प्लस I3, जबकि इधर तो I3 ही कोई जाना है। तो आपको एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस ब्रांच में कितना करंट भेजें, और ऐसे कंफ्यूजन्स खास करके तब होंगे जब बहुत सारे लूप्स होंगे आपके सर्किट में और मोर देन वन बैटरीज होंगी। तो वहां पर डिफरेंट ब्रांचेज में कितना कितना करंट जाएगा, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप किरचॉफ का जंक्शन रूल लगा करके करना चाहेंगे तो यू मे फेस ग्लिचेज, आपको परेशानियां हो सकती हैं और प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसका एक उपाय निकाला गया जिसको हम लोग की मेश करंट मेथड बोलते हैं, मेश करंट मेथड। ये है किरचॉफ का ही लॉ, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूशन के झंझट से आप बच जाएंगे। इसमें कौन बैटरी कितना करंट भेज रही है और वो करंट सारे जब किसी जंक्शन पर पहुंच रहे हैं तो वहां से वो डिफरेंट डायरेक्शंस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस ब्रांच में कितना जाएगा, दूसरे में कितना जाएगा, उसकी दिशा क्या होगी। इन सारे प्रॉब्लम्स से बचने के लिए एक तरीका निकाला गया कि आपके सर्किट में जितने भी मेशेज हैं, जैसे यहाँ 3 मेश है, एक मेश ये है, एक मेश ये है, एक मेश ये है, तो जितने भी मेशेज हैं हर मेश को आप एक करंट अलॉट कर दीजिए। सपोज कीजिए इस वाले मेश में I1 करंट जा रहा है, इस वाले मेश में I2 करंट जा रहा है। आप जब डिफरेंट मेशेज को करंट अलॉट कर रहे होंगे तो एक चीज़ का और ध्यान अगर आप रखेंगे तो थोड़ी सहूलियत आपकी बढ़ जाएगी। जैसे ये वाला जो ब्रांच है वो इस वाले मेश और इस वाले मेश दोनों में कॉमन है, तो इसका भी करंट इसमें जाएगा और इसका भी करंट इसमें जाएगा। तो दोनों मेशेज के करंट का डायरेक्शन आप ऐसा लीजिए कि दोनों एक ही दिशा में हो जाए, तो आप सीधे इसमें I1 प्लस I2 करंट ले लेंगे। अगर वैसा ना भी होगा, सपोज ये इस करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो I2 निगेटिव आ जाएगा, उससे आपको परेशानी होने वाली नहीं है। लेकिन शुरू में फिर आपको एक प्रॉब्लम होगा कि अगर एक करंट इधर से इधर जा रहा है, एक करंट इधर से इधर जा रहा है, तो हम I1 माइनस I2 लिखें कि I2 माइनस I1 लिखें। तो उस झंझट से बचने के लिए आप दोनों का डायरेक्शन ऐसा ले लीजिए कि दोनों मेशेज के करंट उस कॉमन वाले ब्रांच में सेम डायरेक्शन में हो। जैसे यहाँ पर ये वाला ब्रांच इस वाले मेश में भी है और इस वाले मेश में भी है, इस वाले मेश का करंट इधर से इधर जा रहा है, तो इस वाले मेश का करंट हम लोग ऐसा ले लेंगे I3। तो हर मेश को एक करंट दे दीजिए, तो आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन के झंझट से बच जाएंगे। और तब आप क्या करें कि डिफरेंट मेशेज में किरचॉफ का लूप लॉ लगा लें। यहां से अगर घूमना शुरू करें तो -21 प्लस 5I1, फिर इसमें आएंगे प्लस 6I1 प्लस I2, और अब देखिए इसका करंट इधर से इधर आ रहा है, हम भी उधर ही आ रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में IR ड्रॉप पॉजिटिव, तो प्लस I1 इंटू 1 मतलब प्लस I1 इज इक्वल टू 0। वैसे ही इसमें बना लीजिए, इसमें बना लीजिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्वेशंस बना लीजिए, और जितने अननोन हैं, जितने करंट आपने डिफरेंट मेशेज में डाले हैं, पक्का है कि कम से कम उतने इक्वेशंस तो बनेंगे ही, क्योंकि उतने मेशेज हैं तभी उतना करंट हमने डाला है। और हर मेश में एक इक्वेशन हम बना सकते हैं, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप I1, I2, I3 निकाल सकते हैं, और तब फिर आपको जो भी काम करना होगा आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ इंटेलिजेंट मेथड्स अपने दिमाग में बैठा करके रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी हम लोग बहुत आसानी से
टैकल कर पाएंगे और उसमें जो बात पूछी जाएगी उसका आंसर हम लोग कर पाएंगे। हम कुछ और इंटेलिजेंट मेथड अगले क्लास में बताएंगे। अगला क्लास इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, जिसमें कुछ और सर्किटरी के कुछ स्टैंडर्ड 1-2 मेथड्स जो टेक्निक के रूप में आपको अपने दिमाग में बैठा करके रखना है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो हम क्या करेंगे, कौन से मेथड को लगाएंगे जहां पर स्टैंडर्ड मेथड नहीं लगने वाला है। और उसके अलावा मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इनकी थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और तब फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे उसके बाद के क्लास में। थैंक यू वेरी मच।